Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 2, chapter name biological classification. First topic here, what is biological classification? Answer very simple. The grouping of organisms into groups and subgroups based on their similarities and dissimilarities. Student, डिफरेंट लिविंग बींग्स को उनकी समानताएं और असमानताओं के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ग्रुपिंग करना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए? तो वेरी सिंपल आंसर हियर, क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी। पहला यही है कि जो डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैं इस दुनिया में उनकी स्टडी आसानी से हो जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटी है उसका एक आइडिया क्लासिफिकेशन से ही मिलता है। थर्ड है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इनमें संबंध है, इसकी जानकारी भी हमें क्लासिफिकेशन से ही मिलती है। फोर्थ, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन से ये भी हमें एक आइडिया मिलता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें एवोल्यूशन हुआ है। फिफ्थ, इट गिव्स अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिससे कि अननोन ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन नोन ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सके। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, आर्टिफिशियल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम। नाउ क्वेश्चन हियर, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? स्टूडेंट, जो डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैं उनकी ग्रुपिंग वन या टू मार्फोलॉजिकल करेक्टर का यूज़ करते हुए जब किया जाता है तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे अरस्तु ने जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम के आधार पे ही किया था। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटाट और उनके बेसिक फॉर्म्स के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने एक दो मार्फोलॉजिकल करैक्टर लिए और उसी के बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने स्टेम के नेचर के आधार पे किया था। दूसरा है, एनिमल्स को उन्होंने प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और हैबिटाट के आधार पे किया। आरबीसी जिसमें है वो को एनिमल्स की एक कैटेगरी बना दी और जिसमें नहीं है उनकी एक कैटेगरी बना दी। हैबिटाट के आधार पे उन्होंने लिविंग बीइंग्स को 3 ग्रुप्स में बांटा, aquatic, terrestrial and aerial. In this way you can understand artificial system of classification. Now next system here, natural system of classification. जब डिफरेंट लिविंग बीइंग्स के ग्रुपिंग करने के लिए हम डिफरेंट मार्फोलॉजिकल करैक्टर्स किसी भी लिविंग बीइंग्स के लेते हैं तो ऐसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट, जब
नेचुरल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या नेचुरल रिलेशनशिप है, क्या उनके बीच में नेचुरल समानताएं और समानताएं हैं, इस आधार पे अगर लिविंग बीइंग्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन हियर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन over the artificial system of classification? First is, it avoid the heterogeneous grouping of unrelated organism. अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिनके में आपस में संबंध नहीं है तो उन्हें ग्रुपिंग नहीं किया जाता है एक ही ग्रुप में। इट हेल्प इन प्लेसिंग ओनली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, और जिन ऑर्गेनिज्म में आपस में संबंध है उन्हीं को एक साथ रखा जाता है। इट इंडिकेट नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और आपस में इनमें क्या नेचुरल रिलेशनशिप है वो भी ये सिस्टम इंडिकेट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड क्लियर व्यू ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक डिफरेंट लिविंग बीइंग्स में आपस में क्या इनके बीच में इवोल्यूशनरी संबंध है वो उसका एक क्लियर व्यू ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है। डियर स्टूडेंट, नाउ आई डिस्कस अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स जो डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी थी उसे दो ग्रुप्स में ही डिवाइड किया गया। ये दो ग्रुप्स जो थे उन्हें किंगडम कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने पूरी वाइड बायोडाइवर्सिटी को दो किंगडम में ही क्लासीफाई कर दिया। पहला किंगडम था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इन सभी को उन्होंने किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर दिया। किंगडम एनिमेलिया में प्रोटोजन्स और मेटाजन्स जो एनिमल्स थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इन सभी को एक ही किंगडम में रखा, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। तो इस टाइप से कैरोलस लीनियस ने पूरी वाइड बायोडाइवर्सिटी को दो किंगडम में क्लासीफाई किया, इसलिए इस सिस्टम का नाम टू किंगडम क्लासिफिकेशन रखा। ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है। स्टूडेंट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ फेल्ड ड्यू टू सम लिमिटेशंस। जैसे किंगडम प्लांटी में इन्होंने प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक प्लांट, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई तीनों को एक साथ इंक्लूड कर लिया, तो ये एक गलत था। उन्होंने बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट के अलग होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के अलग होते हैं। इन्हें अलग किंगडम में क्लासीफाई करना चाहिए था। और इसी टाइप से किंगडम एनिमेलिया में भी प्रोटोजोअन्स और मेटाजन्स दोनों के फीचर्स अलग होते हैं, इसलिए इन्हें अलग किंगडम में रखना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। 1866 में एक नया सिस्टम क्लासिफिकेशन का आ गया, दैट इज़ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में क्या किया, पूरी बायोडाइवर्सिटी को तीन किंगडम में क्लासीफाई किया। वो तीन किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, किंगडम एनिमेलिया से जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, यूनिसेलुलर एनिमल्स को एक अलग ग्रुप बना दिया, दैट ग्रुप नेम इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। बाकी सेम रखा, इसीलिए ये भी सिस्टम फेल हो गया। Now for next system come in existence, that is four kingdom classification. This system is designed by Copeland. कोपलैंड ने 1956 में एक सेपरेट किंगडम
मोनेरा को क्रिएट किया। उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा में किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोट्स थे, उनको उसमें रखा और बाकी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह सेम रखा। तो ये भी एक सिस्टम ऐसा था जिसमें कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए ये भी फेल हो गया। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नेम इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी को R.H. विटेकर ने 1969 में उन्होंने पूरी वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। और उनका जो क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया था, पहला सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोट सेल है। सेकेंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने ये देखा कि ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर को ऑब्ज़र्व किया। और इसी तरीके से उन्होंने इन बेसिस पर उन्होंने डिफरेंट लिविंग बींग्स को क्लासीफाई 5 किंगडम में किया। जैसे फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम प्लांटी, फोर्थ किंगडम फंजाई, फिफ्थ एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा। जितने भी दुनिया में प्रोकैरियोट्स थे उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने यूनिसेलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया, जिसमें यूनिसेलर एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोन्स आते हैं। किंगडम प्लांटी में उन्होंने मल्टी सेलर प्रोड्यूसर, जिन्हें ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, उन सभी को किंगडम प्लांटी में रखा। किंगडम फंजाई में उन्होंने मल्टी सेलर डिकम्पोजर लाइक फंजाई और मोल्ड्स को रखा। और किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने मल्टी सेलर कंज्यूमर्स जैसे एनिमल्स को इस किंगडम में उन्होंने इंक्लूड किया। तो इस टाइप से पूरी बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। तो ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का आज भी एक्सेप्टेबल है। और ये सिस्टम बहुत ही एक क्लासिफिकेशन का जिसमें ना के बराबर जो हैं लिमिटेशंस हैं, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। नाउ स्टूडेंट, we will discuss the difference between the 5 kingdoms like Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia in incoming videos. So please wait for next video, and I hope that you have understood the concept of